गुड मॉर्निंग। कैसी है पब्लिक? कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा, बुरा या कुछ भी नहीं? पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे हार जाओगे खुद से, क्योंकि नीट का यही सिलसिला है। स्टार्ट सब करते हैं फुल मोटिवेशन से, एंड तक जो टिकता है वही कॉलेज में जाता है। या फिर वो स्टार्ट मोटिवेशन से नहीं किया हो, एक ही एक्सलरेशन से वो कंटिन्यू चलता रहा, उसे भी कॉलेज मिल जाता है। बट ये जो होता है ना, सबसे खतरनाक, इसका नशा मत लगाना। लिटरली बता रहा हूँ, इसका नशा मत लगाना कि डेली वीडियोस देखने बैठना। ये डेली बस चार्ज करेगी, जब हमारा बैटरी डाउन होगा फिर वो बैटरी बहुत लेट चार्ज होगा। समझो कि तुम जितना इसे चार्ज करते हो ना, ये मोटिवेशन वीडियो वगैरह से, तुम उसकी कैपेसिटी उतनी ख़राब करते हो। एग्जैक्ट यही सीन होगा तुम्हारे साथ भी। तो इस वाला पार्ट मत बनना, मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ। ये वाला पार्ट भले ही मत करो, लेकिन एक एक्सलरेशन मेंटेन रखो। बस 2 की स्पीड तुमने करी थी, 2 से ही चलो और ऑनेस्टली करते चलना। इंशाल्लाह तुम्हें ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलना है और अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तुम इस एक्सलेशन से भी चलोगे ना। लोग क्या गलती करते हैं, देखो मैं बायोलॉजी के पीछे तुम्हें एक टर्म बता देता हूँ। बायोलॉजी में गलती क्या करते हैं कि 340 कवर जब तुम करने लग जाओगे ना, तो तुम 350 355 खुद तुम पता लगा लो कि तुम्हें कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करना है। लेकिन ये तक पहुंचते नहीं और सीधा ये सोचने लगते हैं इसके लिए एक्स्ट्रा 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 इतना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। हाला है कुछ नहीं, ये सब मिथ है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एज कुछ नहीं। तुम इसके लायक बनोगे, तुम इसके लिए खुद एनालाइज कर लोगे कि इस नंबर के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन इस पे ही नहीं आते और इस पे पूरी जोर शोर तैयारी ठोक पासते। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। ये थोड़ी मिस्टेक है जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो ठीक है। तो मेरे लास्ट टाइम मैंने ये तुम्हें जहाँ तक पढ़ा दिया था, तो फिर भी मैं यहाँ से तुम्हें आज बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक थ्योरी समझा देता हूँ इस चैप्टर का। क्या मेरे मन में थोड़ा वो उड़ा था, क्या बोलते हैं ना उसे, डाउट नहीं उड़ा था, बट जो हो रहा था ना, ये चाह रहा था कि तुम्हें बताऊं कि आखिरकार चैप्टर तो मैं क्या समझाना चाहती है। जो अपनी देख रहे हो ना वीडियो, देखो तुम्हारे एक्चुअली बेसिकली होता है क्या, ये मे भी थोड़ा इस लेक्चर में एनसीईआरटी को मैं एकदम जो चीज़ अभी मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि तुम्हें इससे ना विजुअलाइज हो जाए कि मैं एक्चुअली पढ़ूंगा क्या। क्योंकि मुझे जैसा लगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस देखते हैं भाई, जो कनेक्टेड है, उनमें से एक मेरे का मैसेज आया है कि जो मैं एक्चुअली जो फ्रेशर्स एक्चुअली बेसिकली फ्रेशर्स को इशू हुए हैं, क्या क्या फ्रेशर के इशू हुए, मतलब कि मैं बताता हूँ। ठीक है, जो इंशाल्लाह तुम्हें भी फ़ायदा करेगा। देखो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो क्या है, ये सिलोम है। ये सिलोम है, ये सिलोम है बाबा, ये समझे क्या, ये सिलोम है। ये तो अपना मुंडी, इस तरह से अपने को कोई काम नहीं, नेजल से काम है। ठीक है, तो देखो अपने अंदर क्या होता है कि जो ये ब्लड स्ट्रीम है, क्या है, कैपिलरी। देखो एक होती है वेन, एक होती है आर्टरी और एक होती है कैपिलरी। तो याद रखना, एक्सचेंज हमेशा कैपिलरी से होती है, वेन आर्टरी से नहीं होती है। एक्सचेंज ऑफ O2 हो, एक्सचेंज ऑफ CO2 हो, ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूकोज हो, सोडियम हो, जितनी चीज़ होंगी सब कैपिलरी से होंगी, ब्लड वेन और आर्टरी से नहीं होंगी। क्योंकि कैपिलरी बहुत पतले होते हैं, जैसे भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम होता है। तो ब्लड स्ट्रीम से हमारे बॉडी में ग्लूकोज फूड के द्वारा मिलता है, और हमारी बॉडी का जो सेल वर्क करती है वो एटीपी पे वर्क करती है। बेसिकली एटीपी करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमने जो सांस लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो हमारा लंग्स होता है, ये जो हमारा लंग्स होता है, तो लंग्स के अंदर यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि एल्व्यूलाई होते हैं। ठीक है, ये एल्व्यूलाई मेनली बेसिकली एक्सचेंज करते हैं। तो एल्व्यूलाई में हमने क्या लिया, O2 लिया। तो O2 लिया, तो ये O2 जो ब्लड स्ट्रीम में रहता है, ये ब्लड स्ट्रीम हमारे सेल को देता है क्या, O2, और ये ग्लूकोज प्लस O2 बना के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना है तो इसमें रिलीज आउट होता है, जो बाकी एनर्जी होता है वो बॉडी ब्लड में सप्लाई कर देती है और CO2 को वापस यहीं से ब्लड में भेज देती है और ये CO2 यहाँ से बेसिकली अपना बाहर निकल जाता है। ये पाथ चुनते हुए ये बाहर CO2 निकल जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म बेसिकली वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेज पे बात करें तो, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे हमारी ये मैकेनिज्म वर्क करता है। तो NCERT इसको क्या कहती है, देखो तो मैं दिखा रहा हूँ। NCERT फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलती है कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल breakdown of simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. derive energy to perform various activities. Various activities कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is released out during the above catabolic reaction. It is therefore evident of O2 has to continuously provided to the cell और cell को देता है and CO2 produced by the cell has to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by cell is called breathing. ठीक है, तो यही चीज़ मैंने तुम्हें बताया अभी, क्या तुम्हें समझ आया? देखो यही चीज़ तुम्हें मैंने बताया ना, ये चीज़ तुम्हें बताया ना कि CO2 आउट हो जाएगा, CO2 आउट हो जाएगा, ये ग्लूकोज प्लस O2 के साथ मिल जाएगा और ये ATP बनाएगा और ATP क्या करेगा, सेल को परफॉर्म कर देगा और CO2 को बाहर रिलीज़ कर देगा, जो बाहर रिलीज आ जाएगा। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर कन्फ्यूज़न होते हैं फ्रेशर्स को तो उन्हें समझ आ जाएगा। जो भी हो थोड़े बहुत कभी ड्रॉपर्स इस वीडियो को और फ्रेशर दे के ये मैं सोचना कि मैं दोनों को सिमिलरिटीज़ करके बोलता हूँ, डिफरेंस होती है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का फ्रेशर डेवलपमेंट में। तो इस चीज़ को ये मत करना कि मैं ड्रॉपर्स को दूसरे नज़र से देखता हूँ या फ्रेशर्स को ऐसे, ठीक है। अपने अपने फ्रेशर को पता पड़े कि हाँ मुझे कहा जा रहा है तो मैं उस पर ध्यान दूँ, क्योंकि फ्रेशर को बहुत चीज़ें नहीं पता होती और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़ जानना उनके लिए। फिलहाल हम ये चीज़ समझ में आ गया। और एक मैं और तुम्हें बताता हूँ, जो जो चीज़ें समझाने के लिए होगी उसे मैं बिल्कुल कवर करूँगा। देखो हमें जो ये ट्रैकिया आगे आ जाता है, ये जो तुम्हें ट्रैकिया आगे आता है तो तुम्हें क्या पढ़ा होगा, देखो इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और इस C शेप्ड रिंग क्यों होता है, कल मैंने तुम्हें बताया था, आई थिंक तुम्हें समझ में होगा, नहीं होगा पर फिर बताएंगा, इसके लिए बड़ी नोट। देखो फिर ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि प्राइमरी ब्रोंकाई क्या बन जाती है, क्या बनती है, बोलो, पता नहीं है, ले लो, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अभी क्या बन गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। देखो रिंग खत्म नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या करती है, आगे जाके, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके क्या बनाती है, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये क्या बनाई, टर्शियरी ब्रोंकाई बनाई ना, बोल नहीं लिया पब्लिक, क्या मांगता, कुछ नहीं मांगता। देखो ये जो आगे आया ना टर्शियरी, टर्शियरी क्या होता है, यहाँ से इनिशिएट होता है, ढेर सारे डिवीज़न हो जाते हैं यहाँ से। अब ये ढेर सारे डिवीज़न का ना, ढेर सारे डिवीज़न हो गया, मतलब अब लास्टली यहाँ पे हम इसको कहते हैं इनिशियल ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कह देते हैं क्योंकि सबसे छोटा, जैसे जैसे नीचे आता रहता है ना, उसकी रेडियस जो होती है क्या होती है, कम होते जाती है, ठीक है, रेडियस कम होते जाती है। और यहाँ आके एक बैग ला के स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं ओल्व्यूलाई। समझे क्या, एक्चुअली मैं तुम्हें ये चीज़ सारा कुछ इधर भी होगा बट लास्टली मैं यहाँ तुम्हें एल्व्यूलाई दिखला रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, नहीं है तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरे पर्सनल लाइफ पे मत कमेंट कर देना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एल्व्यूलाई समझ में आ गया क्या, ये चीज़ तुम्हें समझ आई कैसे कैसे डिवीजन होता है। देखो
और ये जो वाला चीज़ है ना, ये जो डिवीज़न हुआ, ये कहाँ होता है? एनसीईआरटी कहती है 5T। अब तुम कहोगे कि रिसेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने 5T कहा कि याद कर लेना। देखो 5T मैं तुम्हें समझा देता हूँ 5T क्या होता है। देखो 5T मतलब 5 और T फॉर थोरेसिक। अपने बैकबोन होते हैं ना, उसमें सर्वाइकल होते हैं, थोरेसिक होते हैं। थोरेसिक तक तुम अभी जान लो, क्योंकि एक्स्ट्रा तुम जानोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ा भी है। तो इसके लिए तुम्हारे अगली चैप्टर के अगले में नहीं, क्लैविकल कोऑर्डिनेशन से पहले मैं पढ़ाऊँगा मूवमेंट वाले में, तो उसमें तुम्हें सारे बोन्स के बारे में बताऊंगा। तो 5T मतलब थोरेसिक के होते हैं T12 होते हैं, यानी थोरेसिक 12 होते हैं। तो ये जो डिवीज़न होता है ना, ये 5T पे होता है। इधर का डिवीज़न ये होता है 5T पे, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए मैंने तुम्हें आज इसको थोड़ा डिटेल इसलिए किया होता है कि तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें जो दिक्कत होगी तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरे को कवर हो गया होगा। 5T मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। देखो जैसे मैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा था, तो मैं बैक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही कर्व हो गई, इतना कर्व नहीं मांगता, ठीक है। ये इस तरीके से आया, देखो ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे C7 और यहाँ पे T1 से लेके T12, तो T5 कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे डिवीज़न होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा लंग्स बनेगा, तो T5 इसीलिए कहते हैं, ठीक है। थोरेसिक 5। तुम इसको याद रखने से मतलब करो, MBBS की डिग्री अभी मैं नहीं देने जा रहा, जो एकदम रॉकेट साइंस लगाओगे तो फिर तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक लास्ट में तुम्हें पछतावा होगा। ओके, समझ आया क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समझा दिया जो मेरे को बेस्ट लग रहा था। एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, ज़रूरत की चीज़ें पढ़ाओ। तुम्हें क्वेश्चन बनाना, एग्ज़ाम में तुम्हें किसी को पढ़ाने नहीं जाना, ठीक है। नीट क्लियर करना, उतने तक ही पढ़ाऊँगा और बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। NCERT कवर करो, कोई बुक से मतलब नहीं। ये चीज़ समझ आ गया तो मैं तुम्हें थोड़ा बुक पे ले आता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। बुक क्या कह रहा है? द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, vertically by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side dome shaped diaphragm। इस चैप्टर में तुम्हें थोड़ा सा अपने बॉडी का एनाटॉमी जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। बिना ज़रूरी की कोई चीज़ नहीं होती। अब तुम्हें मैं समझाता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा फास्ट NCERT है। तो ऐसा नहीं कि मैं उड़ा दूँ पूरी की पूरी, तुम्हें समझ में नहीं है फिर कोई मतलब भी नहीं है पढ़ाने का। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ अच्छे से। माशाल्लाह, इसको इरेज कर रहा हूँ। आई थिंक समझ गया होंगे। नोट्स अगर बनने में दिक्कत हो रही होगी तो मैंने तुम्हें पहले बताया, NCERT के लाइन जो जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको याद करो, क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद तुम्हें जो लगता है कि ये क्वेश्चन है मेरा, तो उसे NCERT के साइड वाले पोर्शन में लिख लिया करो। एक्स्ट्रा कॉपी के नोट्स बनाओगे समझने के लिए, तुम समझते रह जाओ कि याद क्या करना है नहीं करना है। जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है बच्चों के लिए, क्या याद करूँ क्या नहीं करूँ, किससे क्वेश्चन पूछेगा, तुम लिख के ले लो। लास्टली जहाँ मेजर टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट आएगा NCERT की 95% क्वेश्चन पूछेंगे। तुम 95 पे प्रिपेयर करोगे ना तो उस 5% को कवर करने लायक बन जाओगे। लेकिन जब 95 ही नहीं करोगे और 5% के पीछे भागोगे तो तुमसे कुछ नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल पढ़ो, ज़्यादा नहीं। देखो तुम्हारा लंग्स जो सिचुएटेड है, जो कह रहा है उसको समझा रहा हूँ। ये कुछ किडनी मत मान लेना, नहीं तो पता चले कि फिर दिक्कत आ गई, ठीक है। तो देखो सिचुएटेड थोरेसिक चैम्बर बोले तो T चैम्बर होता है, ये डायफ्राग्राम होता है। डायफ्राग्राम कुछ गलत ही बन गया मेरे से, ऐसा नहीं होता। लो मैं डायफ्राग्राम को, ये डायफ्राग्राम, ये तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर है जो कि एयर टाइट है। जो प्रेशर वगैरह क्रिएट तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, वो यही प्रेशर क्रिएट होता है इसी सबसे। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बोले तो पीछे वर्टिब्रा,
और वेंट्रली मतलब स्टर्नम, और स्टर्नम होता है सामने में। स्टर्नम किसे कहते हैं? जब तुम्हें रीपकेज पढ़ाऊंगा ना, ये जो रीपकेज पढ़ाऊंगा यहाँ तक आ जाएगी रीपकेज, फिर यहाँ पे तुम्हारे पीछे बोन जाएंगे रीपकेज के, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा सामने वाला जो होता है ना, ये तुम्हारा होता है स्टर्नम, ठीक है। तो अभी तुम इसको जानो कि स्टर्नम है, और स्टर्नम से होता है वेंट्रली। देखो डी डॉर्सली, डॉर्सली पीछे, ठीक है, वी मतलब सामने। देखो तो कैसे इसको याद किया जाए, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। लेटरली बाय द रिब्स, देखो अब रिब्स है, यहाँ से तुम्हारी पसली है, तो ये हो गया लेटरली। और नीचे से लोअर साइड, लोअर साइड बाय डोम शेप, इसे कहते हैं डोम शेप। इसे क्या कहते हैं? डोम, गुंबद, समझे क्या? डोम शेप डायफ्राम। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये पूछता है थोरेसिक चैम्बर में डोर्सली किधर से है, वेंट्रली कहाँ से है, और लेटरली कहाँ से है। डोम शेप तो फिर भी तुम पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे, लेकिन इस तीन पूछता है। एयर टाइट चैम्बर, ये तुम्हारे मेजर माइनर में पूछेगा। मेजर में तो कहीं से नहीं पूछने वाला, इतनी इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछते, इतनी भी पागल नहीं है, क्योंकि जो बच्चों की कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई लेवल होती है। कोई बंदा नहीं पढ़ रहा होता उसके लिए ये भी बहुत है, कोई बंदा पूरी एनसीईआरटी रट के बैठा है, तो वैसा बनो, आगे रहना, टॉप पे रहना सीखो, ज़िंदगी जीतोगे, ज़िंदगी खुशी से जियोगे। The anatomical setup of lungs is thorax is such that any change in the volume of the thorax cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस एयर टाइट चैम्बर में थोड़ी सी भी प्लस माइनस हुई, किसी की एक्सीडेंट हुई, और इस थोरैक्स चैम्बर में कुछ इशू आया, तो तुम्हारी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है, जो थोरैक्स चैम्बर की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, जो पल्मोनरी एक्टिविटी अंदर में है, जितनी है कैविटी वगैरह, इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है सांस लेने की, एक्सहेल इनहेल, उस सब में रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, सब में चेंजेस आ जाएंगे। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। और हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं लेते, ये स्टेप्स हैं, समझना। ये एनसीईआरटी है, खुद ही कहेगी कि ये इंसान है, खुद ही कहेगी नहीं ये तो ह्यूमन बींग है। मैंने कब कहा था? तो याद रखना, एनसीईआरटी थोड़ी ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो तुम्हें मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कोई चेंजेज होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या आएगी? चेंजेस आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन बस तुम्हें यही बताना चाहती है कि थोरैक्स चैम्बर में अगर कुछ थोड़े बहुत भी चेंजेस आएंगे ड्यू टू कॉज ऑफ एनी एक्सीडेंशियल, तो तुम्हारे पल्मोनरी वॉल्यूम के जो कैपेसिटी, जो तुम्हारे पल्मोनरी वॉल्यूम है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाएंगे। अब बस इतना ही कह रही है ये लाइन, अगर कुछ होगा तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं जानना इस लाइन से, ठीक है। अब कह रही है कि फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं अपन आके पढ़ते हैं। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 रिच एल्व्यूलर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब तुम्हें मैं मस्त समझाता हूँ डिटेल में। ये लाइन क्या कहती है, क्या कहती है? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अपू नहीं बोलेगा यहाँ पे। देखो ये जो तुम्हारा एल्वुलाई होता है, देखो सारा ही एल्वुलाई होता है, और ये तुम्हारा एक्चुअली ये सटा इतना नहीं होता, इतना लगाव हो गया तो फिर दोनों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी। देखो मैंने तुम्हें उस समय क्या बताया था, ATP जब हो रही थी तो यहाँ से O2 आ रहा था और ये CO2 जा रहा था, जा रहा था। यस और नो? कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? मत बोलो, नहीं बोल देता हूँ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रीथिंग ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डॉन इन CO2 रिच एल्व्यूलर इज रिलीज्ड आउट। CO2 एल्व्यूलर से होते हुए टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 5T थोरेसिक से होते हुए ये रिलीज आउट हो जाएगा। तो CO2 drawn in a CO2 alveolar air is released out।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। देखो ये एल्वुलाई का ये मेम्ब्रेन है और ये ब्लड का है। तो O2 और CO2 का डिफ्यूजन कहाँ पे होता है? अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। समझ में आया क्या? ये एल्वुलाई है और ये एल्वुलाई का मेम्ब्रेन है, समझे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, मैंने बताया ना यहाँ पे ब्लड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। गैसेस क्या है? O2 CO2। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब ये तुम कहोगे कि क्या है, मैं कह रहा हूँ टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हूँ ना, मैं समझाऊंगा, रुको। तो मैं देखो, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये क्या होता है? देखो, ये जो एल्वुलाई मेम्ब्रेन है, एक्चुअली मैं इसको इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं क्या? नहीं करूं, कोई नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये तुम्हारा एल्वुलाई होता है और ये तुम्हारा एक्चुअली हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। बट मैं यहाँ पे कूल हार्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कूल हार्ट बनाऊँगा, कूल हार्ट बोले तो एकदम अच्छा अगर बनाऊँगा ना, तो तुम्हें थोड़ा सा समझने में इशू आ जाएंगे। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अरे बाबा, मैं कैसा फिगर बना दिया रे, ऐसा तो मैं नहीं बनाता था बिल्कुल। ये तो पान का पत्ता लग रहा है। अच्छा, क्या मजाक कर दिया मैंने, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिलहाल तुम्हारा हार्ट ये है, समझे क्या? हाँ, एट्रियम एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल। अब बोले तो पब्लिक राइट लेफ्ट कॉर्ड, ये हार्ट मेरा, बोले तो मेरा, ठीक है? तो मेरा हार्ट होगा तो ये मेरा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। एट्रियम एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ठीक है? अभी तुम्हें कुछ नहीं जानना, ये चीज़ तुम्हें मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सर्कुलेशन में एकदम खतरनाक, ठीक है? जब तुम्हारी ब्लड आती है ना, तो ये ब्लड इसमें आती है, ब्लड नहीं बाबा, अभी तुम्हारे एयर से वास्ता है ना, एयर से समझो। फिर ये किस में जाती है? बताओ बताओ, किस में जाती है? ये जाती है इसमें। अब ये क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है या नहीं होता? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज हो रहे? मुझे तो लगा है। देखो, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या आया? O2 यहाँ पे मेम्ब्रेन, मान लो कि यहाँ पे अपना CO2 यहाँ देगा और ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन एक्चुअली ब्लड के साथ मिक्स होता है ना, तो तुम्हें हार्ट का सर्कुलेशन तो समझना पड़ेगा। हार्ट का सर्कुलेशन समझोगे नहीं तो तुम्हारा कैसे काम होगा, तो वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, हार्ट अपना O2 यहाँ पे मेम्ब्रेन पे O2 दिया और ये O2 यहाँ से आता है और यहाँ से आते यहाँ पे टिश्यू लेवल होता है, इसको टिश्यू लेवल कहते हैं, ठीक है? तुम्हें मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, तो मैं इजीली समझाता हूँ, ठीक है? ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अभी इस चैप्टर पे मत लेके जाऊँगा तो फ्रेशर्स को दिक्कत होगी कहीं। तो जो O2 आता है ना, तो O2 हमारे हार्ट का ना सर्कुलेशन होता है, तो ये जो हमारा सर्कुलेशन होता है ये सेकेंड इसमें आता है और ये यहाँ आके अपने ढेर सारी कैपिलरीज बना देता है, ढेर सारी कैपिलरीज बना देता है और यहाँ पे टिश्यू होते हैं और टिश्यू को ब्लड देता है। टिश्यू को क्या देता है? ब्लड देता है। कौन सा ब्लड देता है? O2 ब्लड देता है और टिश्यू को ब्लड देने के बाद यहाँ से फिर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ले जाता है, ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी CO2, यहाँ से O2 आया, यहाँ पे टिश्यू को दिया और टिश्यू में जो CO2 था, टिश्यू के अंदर जो CO2 था उसको यहाँ से ले जाता है और इसमें दे देता है, ठीक है? ये चैम्बर वाला हार्ट है और यहाँ देता है, तो यहाँ फिर यहाँ आ जाता है और ये वाला क्या होता है? एओर्टा जाता है, जो कि लंग्स के पास वापस चला जाता है। लंग्स में मानिए ये लंग्स ही तो है, ये तुम्हारा क्या है? लंग्स ही तो है, ये लंग्स ही तो है, ये लंग्स है ना, एक साइड का लंग्स है।
तो यही O2 फिर जाके फिर यही तुम्हारा फिर ये CO2 को क्या करता है, तुम्हारा इससे बाहर ले जाता है, फिर CO2 लेता है। ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है, ये साइकिल चलता रहता है। समझ आया? नहीं समझ आया तो इस पोर्शन को कमेंट करना। आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ CO2 O2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू लेवल। तो ये वहाँ हो गया ब्लड और ये होता है तुम्हारा टिश्यू। इस टिश्यू लेवल पे तुम्हारा O2 और CO2 का डिफ्यूजन करवाता है, डिफ्यूजन होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 रेगुलर रिस्पायरेशन एज इन चैप्टर 14। मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस बात की टेंशन मत लेना। तुम्हें ये याद रखना है कि डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 कहाँ होता है, ब्लड एंड टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कहाँ होता है, ब्लड में। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 और CO2 का कहाँ होता है, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 और CO2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 जो होता है सेल के द्वारा, वो कौन सा रिएक्शन होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, ये पूछेगा। खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तुम्हें नहीं समझ आया तो इसकी टेंशन नहीं लेने का, ये तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में इससे डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे तुम्हें बस यही समझना था, यहाँ पे तुम्हें बस यही समझना था कि तुम जो ऑक्सीजन लेते हो CO2 कैसे होता है। देखो तुमने यहाँ पे ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या लिया, यहाँ पे तुमने O2 लिया। O2 तुम्हारा हार्ट क्या किया, तो मतलब पहुंचा दिया। हार्ट को मैंने अभी हटा दिया क्योंकि हार्ट खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ पड़ जाती है जब तुम्हें नया होता है। और यहाँ पे टिश्यू होता है, टिश्यू में क्या करती है, हार्ट ना अपना ब्लड जो ब्लड के साथ भेजती है ऑक्सीजन, इसको क्या कहती है, इसके पास लेस ऑक्सीजन होता है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, ग्लूकोज है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन के बिना ATP कैसे करेगी और बिना A2 के कैसे कुछ फॉर्म होगा। तो ये O2 मिल जाता है तो ये ATP बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। ये पे कह रहा है ना कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। और कैटाबोलिक रिएक्शन से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्लड से। सुनते हो ना कि ब्लड में खाएगा तो खून में, जब भी तो ताकत रहेगा तो मारेगा। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ मैं, यही ATP फिर ब्लड में एनर्जी प्रोवाइड करके एनर्जी बढ़ा देता है। और इसके पास जो CO2 होता है वो इसको क्या करता है, कैरीड आउट कर लेता है। और ये इसका कैरीड आउट ऑक्सीजन को CO2 को ले जाता है। फिर यहाँ पे तुम्हें मैंने हार्ट को गैप कर दिया ताकि तुम कन्फ्यूजन मत हो कि कौन से चैम्बर में कब जा रहा है, नहीं जा रहा है। और ये वापस फिर अल्विलाई में जाता है, अल्विलाई फिर इसको क्या करता है, रिलीज आउट कर देता है। एक्चुअली इसका ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर। और यहाँ पे CO2 बाहर चला जाता है। ख़त्म, बस यही प्रोसेस है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, मस्त पढ़ने का, ठीक है। यस और नो। देखो ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन में देखो, ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वुलर एंड लेट आउट। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम नॉर्मल हैं, इसको इरेज कर दूं क्या, ये तुम्हें समझ में आ गया, समझ में, इसको कॉपी में बना लेना ताकि तुम्हें क्विक रिवीजन हो सके। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ऐसा तुम्हारे लिए माइंड में बनाओ पूरे चैप्टर के लिए जो तुम्हें बेस्ट हो। बट वो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से पढ़ना छोड़ के तुम माइंड मैप के पीछे पड़ जाओगे, इसीलिए नॉलेज भी रखना ज़रूरी है, तो मेरे लिए बेस्ट होगा। इंस्पायरेशन क्या होता है कि जब हम जो एयर लेते हैं एयर लेवल पे, तो ये होता है इंस्पायरेशन, ठीक है। और जब एल्व्यूलर लेवल पे बात होती है ना, एल्व्यूलर एयर, तो एल्व्यूलर एयर पे उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अगर ये एल्व्यूलाई पे हो जाता है, ये एल्व्यूल, तो इसको कहते हैं, ये O2 आया और ये CO2 क्या, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। क्लियर, क्लियर। Movement of air into and out of lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere, ठीक है। मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जो सांस लेते हो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से, उस पर प्रेशर ग्रेडियंट होता है और वो कुछ प्रेशर होता है, वो प्रेशर तुम्हें आगे बताया जाएगा, ठीक है। तुम याद रखना, उसे मैं बता दूंगा क्या याद रखना है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। ये लाइन क्या कहना चाह रही है, जब तुम इंस्पायर करते हो, तुम यहाँ पे जब एयर से अंदर इंटायर सांस लेते हो तो हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, इंटरनल कम होता है। जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तुम कभी भी एकदम अपने आप को पूरे हार्ट को पूरे फुला लो, पूरे अंदर से प्रेशर देके तुम उस सिचुएशन में सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुमने अंदर का प्रेशर हाई कर दिया है। तो अंदर का प्रेशर जब तक लो नहीं होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही कोई भी चीज़ फॉरवर्ड या करती है। तो हाई से लो नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? तो इसीलिए हाई से लो में जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या जो मैंने बोला? तुम अपनी अंदर की प्रेशर को खूब हवा फूंक लो, अंदर भर लो, और तुम सोचोगे कि बाहर से एयर ले लो। तुम्हें क्या करना पड़ता? अपनी हार्ट को, सॉरी, अपने लंग्स को पूरा नॉर्मल करना पड़ता, जब भी तुम सांस ले पाते हो। ठीक है। देर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। एक नेगेटिव प्रेशर होता है, जो कि तुम्हें समझ आएगा कि नेगेटिव प्रेशर क्या कह रहा है। Similarly, expiration takes place when the internal pulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscle, external and intercostal muscle between the ribs, help in generation of such gradients. ठीक है, ये तुम्हारा रिब्स होता है ना, ये जो तुम्हारा रिब्स होता है, ये जो रिब्स होता है पीछे जाता है, इसके बीच में एक मसल होता है, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल होता है। एक्सटर्नल और मिक्स होता है, दोनों मसल का अरेंजमेंट होता है। और इंटरकोस्टल, इंटरनल, इंटरकोस्टल। मान लो कि इंटरनल कोस्टल, मतलब ये तुम्हें बस क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि दो मसल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। ठीक है, इसमें इशू वाली बात नहीं है। अगर तुम इस टॉपिक में क्वेश्चन की बात करो तो जब ये चीज़ तुमसे पूछेगा कि जब इंस्पायर करोगे तो कहाँ का प्रेशर हाई होगा, कहाँ का प्रेशर लो होगा, जब इंस्पायरेशन होगा तो तुम्हारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन, तुम्हारे अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से। ठीक है, क्या निगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर होता है? तो होता है। ठीक है, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी, यहाँ पे भी तुम्हें एक्सपायरेशन कम से इस केस में पॉसिबल है, ये पूछेगा। ठीक है, inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis। तो इंस्पायरेशन ये वाला है। इंस्पायरेशन कब होगा? जब तुम्हारे जो डायफ्राग्राम होता है, इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राग्राम का दो फेस होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। एकदम पूरा ही नहीं हो जाता, थोड़ा सा ऐसे रहता है। ठीक है, तो विच इंक्रीज द वॉल्यूम। तो डायफ्राग्राम जब ऐसे है और डायफ्राग्राम ऐसे, किस सिचुएशन में? मान लो कि ये तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर है, तो ये नहीं, ये ज़्यादा नहीं है, कम। तो किस सिचुएशन में तुम्हारा अंदर का एरिया ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इस वाले एरिया में, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब भी, तो पहले तो इतना एरिया ले रहा था, फिर नीचे आ गया, तो इसमें एरिया ज़्यादा होगा। तो जब डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वही बात कह रहा है ना, इंक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहा है? इंक्रीज हो जाएगा। जब इंस्पायरेशन लोगे और तो डायफ्राग्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इन कौन से एक्सिस? इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। यही तो मेन है कि जब डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एरिया किस एक्सिस पे इंक्रीज करेगा? इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फिट लिफ्ट अप द रिब्स एंड द sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in dorsoventral axis। तुम कभी भी एकदम जोर से अपने सीने को निकाल के चलो, एकदम अंदर सांस भर के, तुम क्या देखोगे? तुम्हारा स्टर्नम, ये जो स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करा दिया तुमने डायफ्राग्राम को, तो तुम क्या फील करोगे कि तुम्हारा जो मसल है, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो क्या कर गया? लिफ्ट अप कर गया है। और रिब्स का स्टर्नम क्या होते हैं? इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। तो ये चीज़ बेसिकली, अगर मान लो कि ये तुम्हारा, ये जो चीज़ यहाँ है, ये चीज़ को तुम यहाँ ज्यूम करो तो क्या होगा? एरिया अंदर का क्या होगा? कम होगा।
इस केस में एरिया कम होगा। और ये थोरेसिक अगर स्टर्नम यहाँ पहुँच जाता है तो इस केस में एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही बात कह रहा है इस लाइन में। ठीक, द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम causes a similar increase in pulmonary volume। ओवरऑल जितना इंक्रीज करता है वो बस पल्मोनेटरी वॉल्यूम के ही सिमिलर होता है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम होता है। ठीक है, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into outside। तो इसमें ये कह रहा है कि जो तुम सांस लेते हो अंदर का जो प्रेशर कम था, बाहर के प्रेशर ज़्यादा थे। जब तुम सांस ले लेते हो और जब वो बॉडी में जैसे ही क्योंकि लेते हो और एक्सचेंज होता रहता है क्योंकि बॉडी का सर्कुलेशन रुकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी, यानी तुम्हारा जब पल्मोनरी वॉल्यूम यानी पीवी जब इंक्रीज करेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या करेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब इंक्रीज तुम्हारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टू लेस द एटमोस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर आउटसाइड। अब तुम्हें एयर बाहर निकालना है, जब तुम्हें एयर लेना था तो तुम्हारे लिए बाहर का एटमोस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा था, अंदर का कम था। और जब तुम्हें एयर CO2 को रिलीज करना है तो तुम्हें अंदर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करना होगा। तो वही कह रहा है कि विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर टू लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को लेस करना है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से अंदर आने के लिए एयर को रिलैक्सेशन हो या फिर आराम से आ सके। ठीक है, और इसके बाद थोड़ी टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो रही क्योंकि यहाँ से ना टॉपिक चेंज हो रहा है, तो मे भी तुम्हें समझने में दिक्कत हो। मैं तो समझा दूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन मे भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ से ना अगेन स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लंबी लेक्चर हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस तुम्हें बताऊँगा, इससे पहले कि जो तक समझ आए यहीं तक, यहाँ से मैं वापस कर दूँ क्योंकि यहाँ से ना पूरी ये वाली टॉपिक स्टार्ट हो जाती है। ये वाले टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें समझना पड़ेगा सारी चीज़ें, इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।